हेलो माय डियर फैमिली, बहुत कंफ्यूजन होती है ना, समझ नहीं आता कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, परपेंडिकुलर लाइन क्या है, पैरेलल लाइन क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, लीनियर पेयर एंगल क्या है, वर्टिकली वर्टिकल एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, को लीनियर पॉइंट क्या है, इन सब में बहुत कंफ्यूजन होती है ना। तो बस आज से आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं लाइंस एंड एंगल का एक ऐसा वीडियो जो आपकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और हाँ, लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस भी लगवाऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट्स की, जिसमें मैं आपको कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट के बारे में बताऊंगा। उसके बाद बात करेंगे हम लाइंस की, जिसमें मैं आपको लाइन सेगमेंट, रे, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ऑब्लिक लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर लाइन, कॉनकरेंट लाइन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद बात करेंगे हम एंगल्स की, जिसमें मैं आपको एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बताऊंगा। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे उस चीज की जो लाइंस एंड एंगल का बैकबोन है, ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि लास्ट वाला पार्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है? देखिए, पॉइंट एक डॉट होता है। क्या होता है? एक डॉट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। क्या लगा दिया? डॉट लगा दिया। तो जो डॉट है यही होता है पॉइंट, बस पॉइंट और कुछ भी नहीं होता है, बस एक डॉट होता है। पॉइंट जो होता है वो किसी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपको किसी लोकेशन को बताना है, ठीक ना, तो हम पॉइंट किसी लिए बता देंगे कि वो लोकेशन उस पॉइंट पे है, आप चले जाइए। तो बस पॉइंट यही होता है। ना ही इसकी कोई लेंथ होती है, ना ही इसकी कोई ब्रेथ होती है, और ना ही इसकी कोई हाइट होती है। जी हाँ, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसे दे दिया, पॉइंट हमारा है ए। क्या पॉइंट है? ए पॉइंट है। तो ना ही इस पॉइंट की कोई लेंथ होगी, ना ही कोई ब्रेथ होगी, और ना ही क्या, ना ही कोई हाइट होगी। बस ये एक लोकेशन को बताता है, ठीक है ना। देखिए, पॉइंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कोलिनियर पॉइंट, दूसरा होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये जो है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लास 9, 10, 11, 12 और भी क्लासेस में आपके बहुत काम में आएगा कोलिनियर पॉइंट। इसको अच्छे से आप समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी। क्या ड्रॉ करी? एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके की, ठीक है ना। मैंने फॉर एग्जांपल इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ करी। मैंने क्या करा, इस लाइन पर मैंने 3 पॉइंट खींचे। पहला पॉइंट मैंने बनाया ए, दूसरा पॉइंट मैंने बनाया सी, और तीसरा पॉइंट मैंने बनाया ए बी सी। 3 पॉइंट मैंने इस लाइन पे बना दिए, ठीक है ना। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? देखिए, अगर किसी लाइन पर, याद रखिएगा, किसी लाइन पर अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, 3 या 3 से ज्यादा, 3 से कम नहीं हो सकते, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट किसी लाइन पर होते हैं, तो वो पॉइंट कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। 3 और मोर पॉइंट्स इन अ लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। यानी कि 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, 5 भी हो सकते हैं, 6, 7, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 नहीं हो सकते। अगर एक लाइन पर 2 पॉइंट है तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं, समझिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, ठीक है ना। इस लाइन पे मैंने एक पॉइंट बना दिया एम, दूसरा पॉइंट बना दिया एन। तो एक लाइन पे देखिए सिर्फ 2 ही पॉइंट है, एक पॉइंट एम है, दूसरा पॉइंट एन है। अगर किसी लाइन पर सिर्फ 2 या 2 से कम पॉइंट होते हैं तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं। और किसी लाइन पर अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? जब भी आपको कोलिनियर पॉइंट दिखे, कोलिनियर वर्ड दिखे, तो ये समझ जाइए कि एक लाइन पर कम से कम 3 पॉइंट होंगे, 3 से कम नहीं हो सकते, यानी 2 और 1 या 0 पॉइंट नहीं हो सकते। या तो 3 होंगे या 3 से ज़्यादा होंगे। 3 होंगे या 3 से ज़्यादा तो वो कोलिनियर, और 3 से कम तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं। तो ये मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया एफ। क्या बना दिया? एफ बना दिया। तो देखिए, एम एन तो एक लाइन पर लाइज कर रहे हैं, लेकिन एफ जो है वो लाइन पर है ही नहीं। तो यानी कि ये जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है और ये सब कोलिनियर पॉइंट है। तो आपको समझ में आ गया पॉइंट क्या होता है। पॉइंट इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बस पॉइंट हमारा पूरी तरीके से खत्म। अब बढ़ते हैं अपने लाइंस की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं लाइन सेगमेंट और रे क्या होती है। देखिए, काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि लाइन क्या होती है, भाई लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है। आज आपकी कंफ्यूजन पूरी दूर। देखिए, लाइन सबसे पहले समझते हैं कि लाइन क्या होती है। देखिए, मैंने क्या करा, एक पॉइंट ए यहां बना दिया, ठीक ना, और एक पॉइंट बी मैंने यहां बना दिया, दोनों को ऐसे जोड़ दिया। क्या कर दिया?
जोड़ दिया, तो ये लाइन हो गई आपकी? जी नहीं, बिल्कुल ये लाइन नहीं है। अब आप कहेंगे अरे ये क्या मैंने बोल दिया? जी हाँ, बिल्कुल मैंने सही बोला और आपने सही सुना कि ये एक लाइन नहीं है, क्योंकि लाइन की कोई भी लेंथ मतलब कि डिसाइड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया और थोड़ा सा मैंने इधर बढ़ा दिया और मैंने इस तरीके से 2 एरो यहाँ पे खींच दिए। आई बात आपकी समझ में? यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जो लाइन होती है उसकी कोई भी लेंथ फिक्स नहीं होती है, यानी कि लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं, यानी कि लाइन कहीं पर भी खत्म नहीं होती है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, तो आप उसे मना कर दीजिए कि 5 सेंटीमीटर की लाइन नहीं खींच सकती, क्योंकि लाइन की कोई लेंथ फिक्स होती ही नहीं है। लाइन की कोई लेंथ होती ही नहीं है, यानी कि लाइन कभी खत्म होती ही नहीं है। ये जो एरो है वो एरो यही दिखा रहा है कि ये जो लाइन है वो इधर भी चलती जा रही है और इधर भी चलती जा रही है, इसलिए लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी कि लाइन कभी भी खत्म नहीं होती है, यही होती है लाइन। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? मैंने क्या करा, ये एक पॉइंट इस तरीके से यहाँ खींच दिया और यहाँ पे बी यहाँ पे ऐसे ही पॉइंट लगा दिया, मैंने इसको आपस में जोड़ दिया, तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गई। जी हाँ, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं, यानी कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, बस हमारी लाइन फिक्स। हो सकता है ये लाइन 5 सेंटीमीटर की, हो सकता है 10 सेंटीमीटर की, हो सकता है 50 सेंटीमीटर की, हो सकता है 1 किलोमीटर की लाइन हो, ठीक है ना। कितने की भी लाइन सेगमेंट ये हो सकती है, क्योंकि इसका नाम ही लाइन सेगमेंट है, यानी कि ये फिक्स होती है। हमको पता रहता है कि जो हमारी लाइन सेगमेंट है वो कितने कितने सेंटीमीटर की है, लेकिन लाइन की कोई भी लेंथ फिक्स नहीं होती है। इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से। अगर हमको इसको लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिखते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये पहचान है। अगर आपके सामने इस तरीके के एरो बन के आ जाए इस तरीके से, तो समझ जाइए वो लाइन है, और इस तरीके से बन के आ जाए तो लाइन सेगमेंट है। इसकी कोई भी लेंथ फिक्स नहीं होती है और इसकी लेंथ बिल्कुल फिक्स होती है कि हाँ ये 5 या 10 सेंटीमीटर की होगी। अब बात करते हैं रे की। देखिए आपने टॉर्च देखी है, टॉर्च देखिए, रे का सबसे बड़ा एग्जाम्पल टॉर्च है। आपने कभी भी टॉर्च जलाई और टॉर्च जलाने के बाद जब भी आप टॉर्च जलाते हो तो रोशनी कभी बैक जाती है क्या? हमेशा रोशनी सीधी जाती होगी, ठीक ना। तो वही होती है रे, यानी कि कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे ए पॉइंट पे खड़े हो, आप क्या कर रहे हो, ए पॉइंट पे आप खड़े हो, आपने यहाँ से टॉर्च जलाई, टॉर्च ना इसमें लाइट होती है और टॉर्च आपने बिल्कुल सीधी जलाई, तो इसकी जो रोशनी होगी वो सीधी जाएगी। ऐसा तो थोड़ी ना होगा कि बैक चली जाएगी, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है, जो रे होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है, वो है ये। इसको चाहे आप स्टार्टिंग पॉइंट बोल लीजिए, चाहे आप इसको एंड पॉइंट बोल लीजिए, लेकिन एक ये फिक्स होता है। और ये जो एरो है वो ये दिखा रहा है कि रे है वो कितनी भी लंबी जा सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। जैसे सन की जो रे है वो पृथ्वी तक आती है 8 मिनट 13 सेकंड में, ठीक है ना। 8 मिनट 13 सेकंड में सन की रे पृथ्वी तक आती है, ठीक है ना। तो रे आती है, ना ही कोई लाइन है, ना ही वो कोई लाइन सेगमेंट है, वो क्या है, वो रे है। यानी कि कहने का मतलब है इस तरीके से सन है और ये हमारी अर्थ है, वो इस तरीके से भेज रहा है लाइट, ठीक है ना। सन जो है अर्थ पर इस तरीके से लाइट भेज रहा है, ठीक है ना। बस ये जो है लाइट, यही हमारी रे होती है, यानी जो टॉर्च से निकलती है, जो आपकी इलेक्ट्रिक बल्ब से निकलती है, जो आपकी CFL से निकलती है, जो आपके मोबाइल के फ्लैश से निकलती है, वो होती है रे, ठीक ना। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? फॉर एग्जाम्पल ये जा रही है बी पॉइंट तक, कहीं पे जा रही है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला होता है लाइन, जिसकी कोई भी लेंथ फिक्स नहीं, इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते। ये होता है हमारा लाइन सेगमेंट, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा होता है रे, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, ओनली 1 एंड पॉइंट। ये चाहे इसको एंड पॉइंट बोल लीजिए, चाहे आप स्टार्टिंग पॉइंट बोल लीजिए, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और थोड़ा समझते हैं लाइन को, आइए चलते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड ऑब्लिक लाइन। ये लाइंस क्या होती है? देखिए सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए ऐसी लाइन जो इस तरीके की बनी हो, इस तरीके की, मतलब बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और इस तरीके की हो, मतलब ऐसे करके बनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है AB, कैसी लाइन है ये? AB लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। समझिए मेरी बात, ये जो आप मार्कर देख रहे हैं ना, जो जिस ये पोजीशन में है, ये हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। अब बात करते हैं वर्टिकल लाइन की। देखिए ऐसी लाइन, इस तरीके की लाइन, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये A है फॉर एग्जांपल, ये B है, ये वर्टिकल लाइन है। यानी कि अगर इस मार्कर को मैं ऐसे कर दूं तो ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे कर दूं तो ये वर्टिकल हो चुका है। आपने जो आपके घर के सामने जो पोल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोल्स, जिसपे CFL टंगा होता है, रात में रोशनी देता है ना, वो सब वर्टिकली शेप में होते हैं। कैसे होते हैं? वर्टिकल, यानी इस तरीके के होते हैं ना, वर्टिकल, ऐसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ओके, अब बात करते हैं ऑब्लिक लाइन की। ऐसी लाइन इस तरीके की, ये हो गई, ठीक ना, ये हो गई, या इस तरीके की तिरछी गई लाइन, तिरछी क्रॉस लाइन, मतलब क्रॉस नहीं करेंगी ये, इस तरीके की, ये ऑब्लिक। अब समझिए
हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ऑब्लिक्यू, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ऑब्लिक्यू। ऑब्लिक्यू मतलब इस तरीके की लाइन, मतलब थोड़ी तिरछी। तो यही होती है हॉरिजेंटल लाइन, ये होती है वर्टिकल लाइन और ये क्या होती है ऑब्लिक्यू लाइन। ओके, चलिए बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? देखिए मैंने एक लाइन इस तरीके की खींची, ये कोई मैंने ए बी लाइन खींची। कौन सी लाइन खींची मैंने? ए बी। मैंने ये कोई लाइन खींची इस तरीके से सी डी। ये दोनों आपने देखा कि किसी ना किसी पॉइंट पे क्रॉस करके जा रही हैं। अगर दो लाइनें किसी पॉइंट पे क्रॉस करके जाती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। जी हाँ बिल्कुल, इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा क्रॉस करते हुए जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन ऐसे खींची और एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, ये भी क्रॉस करते हुए जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन ऐसे खींची और एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, या मैंने एक लाइन ऐसे खींची और एक लाइन ऐसे खींच दी। मतलब किसी ना किसी तरीके से क्रॉस करते हुए दो लाइनें जाएंगी। अगर दो लाइनें क्रॉस करते हुए जाती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। क्या होता है? काटना। तो काट रही है, देखिए किसी ना किसी पॉइंट पे काटेंगी, किसी एक पॉइंट पे काटेंगी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ओके, चलिए बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होती है? देखिए मैंने एक लाइन ऐसे खींची और एक लाइन बिल्कुल ऐसे खींची, तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस है। आप कहेंगे सर कैसे पैरेलल लाइंस है? एक्चुअली पैरेलल लाइंस की जो बीच की डिस्टेंस होती है, यानी बीच की जो दूरी होती है, वो आपस में बराबर होती है। ठीक है ना? तो यानी कि ये जो लाइंस है ना, ये लाइन, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर है। यानी कि ये लाइन आप देख रहे हैं ना, ये ए बी लाइन और ये क्या है? ये फॉर एग्जांपल सी डी लाइन है। कैसी लाइन है? सी डी। तो ए बी और सी डी की जो बीच की डिस्टेंस है वो बराबर है। आप कहीं से भी नापेंगे इसको बराबर ही पाएंगे। आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आपने ट्रेन की पटरियां देखी है ना, रेल ट्रैक देखा ना, ट्रेन की पटरी हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। यानी कि जो जिसपे ट्रेन दौड़ती है ना, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जिसपे वो लकड़ी के पटरे पड़े होते हैं, तो वो जो होती है हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए ट्रेन की जो पटरियां होती है, रेल ट्रैक होता है, वो आपस में पैरेलल होता है, बिल्कुल इसी की तरह होता है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तब भी ये पैरेलल होगी, क्योंकि इनकी जो बीच की डिस्टेंस है, ये दूरी जो है वो हमेशा बराबर होती है। मैं एक ऐसे बना दूं और एक ऐसे बना दूं तो भी आपस में क्या है? पैरेलल है, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है आपस में बराबर है। ये लाइन कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। ये दोनों लाइनें हमेशा कभी भी मिल नहीं सकती। अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं तो कभी भी ये पैरेलल नहीं होगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और पैरेलल लाइंस का रूल होता है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, इसी तरीके से चलती रहती है हमेशा। तो देखिए ध्यान से, ये सब पैरेलल लाइंस हैं। तो इसका जो सिंबल होता है, मैं सिंबल भी आपको बता दे रहा हूँ। ये ए बी है, ये क्या है? ए बी। और ये क्या है? सी डी। जो ए बी है जो वो इस सी डी के क्या है? पैरेलल। ये जो मैंने सिंबल बनाया ना इस तरीके का, ये पैरेलल का साइन है। आपको हमेशा इस तरीके का ही बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एम दे दिया, इसको एन दे दिया, इसको पी दे दिया और इसको क्यू दे दिया। तो जो एम एन है वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? पी क्यू के पैरेलल है। यानी जो एम एन है वो पी क्यू के क्या है? पैरेलल है। तो यही होती है पैरेलल लाइन। तो आपको समझ में आ गया ना पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ओके, चलिए बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस और एल्टीट्यूड। ये परपेंडिकुलर लाइंस और एल्टीट्यूड आखिरकार होता क्या है? देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची इस तरीके की। ओके, मैंने एक लाइन खींची है और मैंने स्ट्रेट बिल्कुल सीधी इस तरीके की लाइन खींची है। तो ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि इन दोनों के बीच जो ये एंगल बन रहा है ना, वो 90 डिग्री का बन रहा है। अगर दो लाइंस के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वो दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोल दिया कि ए बी लाइन है और यहाँ पे मैंने कोई बोल दिया ये सी डी है। ये क्या है? कोई सी डी है। तो जो ए बी है वो परपेंडिकुलर होगी। जी हाँ, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। परपेंडिकुलर होगी किसके? सी डी के। याद रखिएगा, कहीं भी अगर आपको परपेंडिकुलर वर्ड दिख जाए, सुनने को मिल जाए, लिखा हुआ दिख जाए, ठीक है ना, तो उसका मतलब डायरेक्ट होता है 90 डिग्री का एंगल। वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनना बिल्कुल फिक्स है। जी हाँ, अगर परपेंडिकुलर लाइन आपको दिख रही है तो वो 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल बनाएगी, 100% बनाएगी। बस ये समझिए, ठीक है ना। तो ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब एल्टीट्यूड की बात करते हैं। जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो सेम काम एल्टीट्यूड भी यही करता है। एल्टीट्यूड भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई लाइन है ए बी, और जो सी डी है वो इसका एल्टीट्यूड है। तो ये जो सी डी है वो एल्टीट्यूड ही बोला जाता है। यानी कि जहां भी आपको एल्टीट्यूड वर्ड दिख जाए या परपेंडिकुलर लाइन का वर्ड दिख जाए तो वहां पे 90 डिग्री एंगल आ जाता है। बस एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर लाइन का मतलब एक ही चीज है, बस 90 डिग्री एंगल। इसको रट लीजिए, दिमाग में भर लीजिए, जो मन हो वो कर लीजिए।
90 डिग्री एंगल होता है। तो ये जो लाइन है वो इसकी परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो ए बी है इस पर जो सी डी है ये एल्टीट्यूड है। जो सी डी है वो क्या है, एल्टीट्यूड है। क्यों एल्टीट्यूड है, क्योंकि यहाँ पे कितने कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 के अलावा भैया और कोई एंगल नहीं बनेगा, इसे याद रखना 90 डिग्री का ही बनेगा। तो यही होता है हमारा परपेंडिकुलर, यही होता है हमारा एल्टीट्यूड। ओके, चलिए बात करते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ये कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे पॉइंट बनाया, इस पॉइंट से मैंने एक लाइन इस तरीके से पास करी, इसी पॉइंट से मैंने एक और लाइन इस तरीके से पास करी, और इसी पॉइंट से मैंने एक और इस तरीके से लाइन पास करी। तो ये तीनों लाइन आपस में कॉन्करेंट लाइंस है। जी हाँ, मैंने कैसे पहचाना आप भी पहचान सकते हैं। 3 और मोर लाइंस पास थ्रू द सेम पॉइंट। एक सेम पॉइंट से 3 या 3 से ज्यादा लाइन जब पास होती हैं, उसमें से गुजर के निकलती हैं, तो वो कॉन्करेंट लाइंस होती हैं। याद रखिएगा 3 हो या 3 से ज्यादा हो, यानी 4 5 6 7 8 कितनी भी हो, लेकिन 3 से कम नहीं हो सकती, यानी कि 2 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, मैंने इस तरीके से एक लाइन ऐसे पास करी, एक लाइन इस तरीके से पास करी, तो ये कॉन्करेंट लाइन नहीं है भाई, ये नहीं है कॉन्करेंट लाइन ना, ये है कॉन्करेंट लाइन, क्योंकि इसमें 3 लाइनें जा रही हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। मैंने ऐसे एक और बना ली तब भी कॉन्करेंट है, एक और बना ली तब भी कॉन्करेंट है। मतलब या तो 3 लाइनें हो एक पॉइंट से पास होते हुए जाए, या तो 3 से ज्यादा, तो वो कॉन्करेंट लाइन होती है। लेकिन अगर सिर्फ 2 ही लाइनें इस पॉइंट से सिर्फ 2 ही लाइनें पास होते जा रही हैं, तो वो सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं, कॉन्करेंट लाइन नहीं होती है। इसे याद रखिएगा, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है। तो कॉन्करेंट लाइन्स क्या होती हैं कि एक सिंगल पॉइंट से 3 या 3 से ज्यादा लाइनें क्रॉस करके जाती हैं उस लाइन को, उस पॉइंट को, तो वो कॉन्करेंट लाइन होती है। अगर ये कॉन्करेंट लाइन है क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही लाइनें हैं और इसमें 3 या 3 से ज्यादा लाइनें हैं, इसलिए कॉन्करेंट लाइन है। ओके, आपको सब क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं एंगल्स की। ये एंगल्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसका थोड़ा बेसिक समझते हैं। मैंने क्या करा कि यहाँ पे एक पॉइंट खींचा, क्या खींचा, एक पॉइंट लगाया, इससे मैंने एक रे बनाई। क्या बनाई, रे। याद रखिएगा हमको रे ही बनानी है, लाइन नहीं बनानी, लाइन सेगमेंट नहीं बनानी, क्या बनानी, रे बनानी है, जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है और कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, जैसे कि टॉर्च, ठीक है ना, जो आपकी फ्लैश लाइट है वो रे होती है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट से एक रे खींची और इसी पॉइंट से एक और रे खींची, ठीक है ना। तो इसके बीच जो ये बना है ना, यही हमारा एंगल है। जी हाँ, ये जो बन रहा है आपका यही एंगल होता है। एक एंगल में एक वर्टेक्स होता है, ये देखिएगा, ये वर्टेक्स है, जहाँ पे 2 लाइनें ऐसे मीट करती है ना, एक लाइन ये एक लाइन ये, जहाँ पे 2 लाइनें ऐसे मीट करती हैं वो वर्टेक्स होता है। तो देखिए ये इस पॉइंट पे एक लाइन ये आई और एक लाइन ये आई, ये मिली, तो ये वर्टेक्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इसे ए दे दिया, तो ए जो है वो वर्टेक्स है। ए क्या है, वर्टेक्स है, ओनली 1 वर्टेक्स। एक एंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, ओनली 1 वर्टेक्स, सिर्फ एक वर्टेक्स होता है, एक एंगल में सिर्फ एक वर्टेक्स होता है। और ये फॉर एग्जाम्पल ये बी मैंने दे दिया, सॉरी बी, और मैंने ये सी दे दिया। तो जो ए बी और ए सी है, जो ए बी है और जो ए सी है, वो क्या है, दोनों साइड्स, इसको क्या बोलेंगे, साइड्स हैं, ये साइड्स। और वर्टेक्स क्या है हमारा, वर्टेक्स हमारा सिर्फ ए है, वर्टेक्स हमारा ए है, और ए बी और ए सी क्या है, ए बी और ए सी हमारी साइड्स हैं इस एंगल की। तो एक एंगल में एक वर्टेक्स होता है, 2 साइडें होती हैं, यही होता है हमारा एंगल। जो बीच वाला पार्ट है इसी को कहते हैं एंगल। अगर हमको इसको लिखना हो एक सही फॉर्म में, तो देखिए हम किस तरीके से इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये होगा एंगल बी ए सी, इसे क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी। एंगल बन कहाँ रहा है, एक्चुअली ए पे बन रहा है ना, ए पे। जिस जगह एंगल बनता है वो चीज बीच में रहती है। बी और सी आप कहीं भी रख सकते हो। इसे एक तो लिख सकते हैं बी ए सी, और दूसरा इसे लिख सकते हैं सी ए बी। क्या लिख सकते हैं इसे, सी ए बी। आप इसे ए बी सी नहीं लिख सकते, जी हाँ, ये गलत है। इसे एंगल ए बी सी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, कि बीच में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, लेकिन बी पे तो हमारा एंगल बन ही नहीं रहा है। हमारा एंगल बन किस पे रहा है, ए पे बन रहा है। जो बीच वाला पार्ट होता है उसी पे एंगल बनता है। तो बीच में क्या है, ए पे बन रहा है हमारा एंगल। और बी और सी जो है वो आप कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन जो ए है वो फिक्स रहेगा, बीच में ही रहेगा, क्योंकि बीच पे बन रहा है एंगल। और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, वो एंगल का सिंबल होता है। जब भी हम एंगल की बात करते हैं तो इस तरीके का सिंबल हम लगा देते हैं। तो हमारा एंगल भी अब स्टार्ट होता है। अब इसके थोड़े टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं एंगल्स के टाइप की। एंगल्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं, देखिए एंगल्स जो होते हैं 6 टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, मैं भी आपको बताने वाला हूं। पहले आप ये 6 समझ लीजिए, बहुत बेसिक है, आपको शायद पता भी हो, फिलहाल मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल, यानी कि ऐसा एंगल जो 1 से लेकर, कहां से, 1 से लेकर
1 to 89 डिग्री तक होता है। जी हाँ, जो 1 से लेकर 89 डिग्री तक होते हैं वो सारे एक्यूट एंगल होते हैं। फॉर एग्जांपल 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, 88 डिग्री, 89 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ये सब एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, 0 जो होता है वो एक्यूट एंगल नहीं होता है, और इससे बड़े जो होते हैं वो भी एक्यूट एंगल नहीं होते, यानी कि 90, 91, 92 ये भी एक्यूट एंगल नहीं होते। एक्यूट एंगल बस इन दोनों के बीच और ये दोनों ही होते हैं, समझे कि नहीं, यानी कि 60, 30 डिग्री जो भी इनके बीच आए। और एक्यूट एंगल कुछ इस तरीके का बनता है, याद रखिए, कुछ इस तरीके का या कुछ इस तरीके का बनता है, ये होता है एक्यूट एंगल। आपके सामने कभी भी इस तरीके का फिगर आ जाए तो वो एक्यूट एंगल होता है, क्योंकि एक्यूट एंगल कुछ इस तरीके का ही बनता है, क्योंकि 1 से लेकर 89 डिग्री के जो भी एंगल होते हैं वो कुछ शेप में इस तरीके का ही बनते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं राइट एंगल की। राइट एंगल क्या होता है, देखिए, ऐसा एंगल जो इक्वल टू 90 डिग्री, जो एक्यूरेट इक्वल टू 90 डिग्री, जो एक्यूरेट 90 डिग्री का होता है, यानी कि बिल्कुल फिक्स है कि वो 90 डिग्री का ही होगा, ना ही 90 से ज़्यादा ना ही 90 से कम, बिल्कुल 90 डिग्री, और कुछ इस तरीके के शेप में होता है। ये याद रखिएगा, इसकी पहचान होती है कि इसमें इस तरीके का सिंबल होता है, जैसे एक्यूट एंगल में इस तरीके का होता है, तो ऐसे राइट एंगल में इस तरीके का होता है। मैं इस तरीके का और एक एंगल बना दूँ इस तरीके का, ये भी राइट एंगल है। ये दोनों ही राइट एंगल हैं, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके के जाते हैं, ऐसे करके जाते हैं। ठीक है ना, और इस तरीके का एंगल इसमें रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल वाला 90 डिग्री का होता है। उसके बाद बात करते हैं एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल कितने डिग्री का होता है, जो एंगल 91 डिग्री टू 179 डिग्री के तक के होते हैं, यानी कि 91 से शुरू होते हैं और 179 पे ख़त्म हो जाते हैं, तो वो सारे एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है ना, यानी इनके बीच के एंगल भी, जैसे कि 120 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री, ठीक है ना, 175 डिग्री, 110 डिग्री, 95 डिग्री, 100 डिग्री, ये सब होते हैं एब्ट्यूस एंगल। इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसे करके। ये जो होता है ना, ये मतलब ऐसा फैला हुआ थोड़ा होता है, फैला टाइप का, नहीं समझ गए ना आप, इस तरीके का थोड़ा बना होगा, इस तरीके का, ऐसे करके ये। तो ये जो एंगल है वो होते हैं एब्ट्यूस एंगल, कुछ इस तरीके से शेप में होते हैं, क्योंकि 91 से लेकर 189 डिग्री के जितने भी एंगल्स होते हैं वो इस शेप के ही बनते हैं। तो इस शेप का जैसे भी एंगल आपको मिल जाए तो वो एब्ट्यूस एंगल आंखें बंद करके आप लगा दीजिए। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होता है, सीधा होता है बिल्कुल, बहुत सारा, तो इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि जो एंगल बिल्कुल 180 डिग्री का होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। जैसे कि ये एक, मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसे, ये लाइन जो है, लाइन आप लाइन देखते हैं, लाइन जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर, जो मार्कर है वो 180 डिग्री का है। आप इधर से देखिए, ये जो लाइन होती है, लाइन ये ऐसे देख लीजिए, चाहे किधर भी देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, चाहे ऐसे करके देख लीजिए, चाहे सीधा कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, ये आप ये देख लीजिए, डेस्टर देख लीजिए, ये भी हमारा 180 डिग्री का, यानी कि जो लाइन होती है, ये लाइन ऐसे या इस तरीके से लाइन ये, तो ये जो एंगल बनता है ना वो 180 डिग्री का बनता है, इस तरीके से, मतलब इक्वल टू 180 डिग्री फिक्स होता है ये। ठीक है ना, इस तरीके का कुछ बनता है देखने में। उसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, देखिए, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 181 डिग्री टू 359 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। 181 से स्टार्ट हो जाते हैं और 359 पे ख़त्म हो जाते हैं। इनके बीच के एंगल फॉर एग्जांपल इनके बीच के 200 डिग्री, 220 डिग्री, 240 डिग्री, 300, 310, 320 डिग्री, ये सब रिफ्लेक्स एंगल होते हैं और कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। आप समझिए, ये पीछे से जाते हैं इस तरीके से, ये आगे से अगर गए ऐसे करके तो वो बन जाएंगे क्या, एक्यूट एंगल, और पीछे से करके ऐसे गए तो बन जाएंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है ना, ये मैंने एक और शेप बना दी, ये भी रिफ्लेक्स एंगल की शेप है। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल बिल्कुल एकदम कंप्लीट होता है, सबसे आखिरी, इक्वल टू 360 डिग्री, कि जो एंगल 360 डिग्री का होता है वो कंप्लीट एंगल होता है। जैसे मैंने एक सर्कल बना दिया, जी हाँ, ये एक सर्कल होता है, बिल्कुल गोल सर्कल। जो सर्कल होता है ना वो पूरा 360 डिग्री का होता है, इसलिए कंप्लीट एंगल पूरा 360 डिग्री का होता है। तो अब इस चार्ट को अच्छे से देख लीजिए कि एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, राइट, रिफ्लेक्स और कंप्लीट एंगल क्या होते हैं। मैंने इन सबकी शेप भी आपकी बना रखी है। ठीक है ना। अब कुछ और एंगल्स की बात करते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं फटाफट से। मैंने क्या करा, यहाँ पे एक इस तरीके से एक पॉइंट से एक रे खींची। क्या खींची मैंने, रे खींची, जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, वो होता है रे, जैसे आपकी टॉर्च। फिर इस तरीके से मैंने एक और रे खींची, एक और रे खींची, और बीच में मैंने एक और रे खींची। ठीक है ना। तो ये जो पूरा एंगल था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट
ये मैंने इसको नाम दे दिया एंगल 1, इसको नाम क्या दे दिया एंगल 1, इसको नाम दे दिया एंगल 2। तो यहाँ पे दो एंगल बन गया, एक तो एंगल 1 बन गया ये वाला, और ये एंगल 2 बन गया। मुझे पता तो है नहीं कितने डिग्री का है, तो मैंने इसको दो नाम दे दिए, ठीक है ना। तो जो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का जो सम होगा, यानी इन दोनों का जो एडिशन होगा वो 90 डिग्री होगा। जी हाँ बिल्कुल, कि अगर दो एंगल का सम यानी दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। याद रखिएगा, सिर्फ दो ही एंगल होंगे, ना 3 ना 4 ना 1, सिर्फ दो एंगल, सिर्फ दो एंगल का सम 90 डिग्री, दो एंगल्स। इसको मैं फिर से आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, उनको लगता है कि 3-4 एंगल्स का सम या सिर्फ एक ही एंगल का सम 90 डिग्री। ना, एक एंगल का सम अगर ना एक एंगल है तो वो तो राइट एंगल हो जाता है भाई। एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो तो राइट एंगल हो जाता है। अगर एक से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है तो मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन ये तो मुझे अच्छे से पता है कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिर्फ दो एंगल का सम, से याद रखिएगा, ओके। चलिए बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है देखते हैं फटाफट से। मैंने क्या करा, यहाँ पे एक लाइन खींची इस तरीके से, ठीक है ना, एक लाइन मैंने खींची है, और इस तरीके से मैंने एक और ऐसे लाइन खींच दी ऊपर के लिए। याद रखिए, ऊपर के लिए मैंने, सॉरी लाइन नहीं रे है, ये लाइन है क्योंकि इसके कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे एरो होता है वहाँ पे एंड पॉइंट होता ही नहीं है, और ये रे है क्योंकि इसका एंड पॉइंट ये हमारा फिक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा एंगल ये बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि ये एंगल 1 है और मैंने बोल दिया कि ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 का जो प्लस है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है यानी एडिशन है, वो हमेशा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जी हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल यही होता है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। याद रखिएगा, दो ही एंगल होंगे, ना 3 ना 4 ना 5 ना 1, सिर्फ दो एंगल, यानी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, और दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। बात मैंने अभी आपको बताई थी। जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है उसका जो फिगर होता है वो कुछ इसी तरीके का बनता है, ठीक है ना। अगर सप्लीमेंट्री एंगल आपके कभी भी एग्जाम में आ जाए तो याद रखिएगा दो एंगल का सम कितना हुआ हमेशा 180 डिग्री, और फिगर इस तरीके का ही बनेगा, ओके। चलिए बात करते हैं लीनियर पेयर एंगल की। लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, इसे बिल्कुल पक्का कर लीजिए। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, मैंने क्या करा कि इस तरीके से एक लाइन खींची, क्या खींची मैंने, एक लाइन खींची और इसके ऊपर से एक रे खींची। क्या खींची मैंने, एक रे खींची, तो यहाँ पे ये एंगल बन गया फॉर एग्जाम्पल एंगल 1 और ये बन गया एंगल 2। तो जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, इन दोनों का जो सम एडिशन है वो हमेशा 180 डिग्री आता है। याद रखिएगा, लीनियर पेयर एंगल्स में जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सप्लीमेंट्री हो गया। जी हाँ, ये कुछ सप्लीमेंट्री से रिलेट करता है, बट सप्लीमेंट्री में सिर्फ दो एंगल का सम 180 होता है। याद रखिएगा, सिर्फ दो एंगल का सम, लेकिन लीनियर पेयर में हजारों एंगलों का सम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और फिगर आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने एक रे ऐसे खींची, 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 तो ये एंगल फॉर एग्जांपल एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, ये हो गया एंगल 4, ये हो गया एंगल 5 और ये हो गया एंगल 6। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इन सबका जो सम आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो लीनियर पेयर एंगल कुछ इसी तरीके का शेप में होता है। इसे पक्का देख लीजिए कि एक लाइन होगी ऐसे, इस पे इस तरीके से एक रे स्टैंड करेगी। ये एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है और इस पर एक रे स्टैंड करेगी। स्टैंड का मतलब इस पर एक रे खड़ी रहेगी, तो वो लीनियर पेयर एंगल होता है। लीनियर पेयर एंगल होता है। यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। आप अच्छे से इसे देख लीजिए, ये सब लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो हमारे लीनियर पेयर एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ आपको, उसमें बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो इसे याद रखिएगा, बिल्कुल पक्का कर लीजिए, बिल्कुल पक्का, ओके। चलिए बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एंगल्स आपका कोई पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इसे बिल्कुल पक्का कर लीजिए। अभी मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको लगवाऊंगा, ओके। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स करने के लिए क्या होता है कि एक मैंने इस तरीके से लाइन खींची, क्या खींची, लाइन खींची, और फिर मैंने इस तरीके से एक लाइन खींची। ये दोनों लाइनें किसी ना किसी पॉइंट पे जरूर कटेंगी। भाई कट गई कि नहीं कट गई? तो यहाँ पे देखिए 4 एंगल जनरेट हुए हैं। एक एंगल ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको एंगल 1 दे दिया, इसे एंगल 2 दे दिया, इसे एंगल 3 दे दिया और इसे एंगल 4 दे दिया। तो आप समझिए, अब बात स्टार्ट होती है यहाँ से फटाफट से। जो एंगल 1 होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। समझे कि नहीं आपकी बात, मेरी बात? जो एंगल 1 होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा, और जो एंगल 2 होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ये एंगल 30 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा,
तो ये भी 30 डिग्री का होगा, और ये अगर 40 डिग्री का होगा तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री का होगा। अगर दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी कॉमन पॉइंट पे, इंटरसेक्ट का मतलब दो लाइनें आपस में अगर काटती हैं किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पे जो 4 एंगल जनरेट होते हैं तो उसमें से दो के पेयर आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि जो 1 है अपने सामने वाले के बराबर होगा, जो 2 है वो भी अपने सामने वाले के बराबर होगा, यानी कि आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो 1 और 2 3 आपस में बराबर होंगे और 2 और 4 आपस में बराबर होंगे। तो यही होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, चलिए बात करते हैं अब उस इंपॉर्टेंट पार्ट की जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस। जी हाँ, ये ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस जो है ना वो स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करता है। तो आज के बाद ये आपका बिल्कुल भी दिमाग खराब नहीं करेगा, मैं बिल्कुल आपका बिल्कुल पक्का करवा दूंगा, तैयार करवा दूंगा। तो आज के बाद आपको ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना, ठीक है ना। ये जो है आपका लाइंस एंड एंगल का बैकबोन है। जी हाँ, इसके बिना लाइंस एंड एंगल बिल्कुल बेकार, किसी काम का नहीं। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता। आइए देखते हैं फटाफट से क्या है। सबसे पहले बात देखते हैं कि ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। देखिए, जो AB है वो CD के पैरेलल है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पैरेलल लाइन बताई थी। पैरेलल लाइन क्या होती हैं? ऐसी लाइनें जिनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बराबर होता है। ये और ये लाइन आपस में पैरेलल है क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो हमेशा बराबर रहती है। जैसे ट्रेन की पटरियाँ, रेल ट्रैक जो होता है ना, उनकी बीच की डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है, इसलिए जो रेल ट्रैक आपस में पैरेलल होता है, ठीक ना। तो ये भी लाइन आपस में पैरेलल है क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये वो हमेशा बराबर है। तो जो AB है वो CD के क्या है? AB है वो CD के पैरेलल है। ये पैरेलल का साइन होता है, सिंबल होता है, इसे याद रखिएगा। जो ये AB है वो CD के पैरेलल है, ठीक है भाई। इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो बराबर है, इसलिए AB CD आपस में पैरेलल है। ये बात हमको पता चल गई, पक्की हो गई। उसके बाद आपसे कह रहा है कि MN इज अ ट्रांसवर्सल। जी हाँ, यही है ट्रांसवर्सल। ये लाइन ट्रांसवर्सल है। देखिए कैसे, अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन कट करे, दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन कट करे, तो वो जो लाइन होती है ना, इन दोनों पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन होती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये AB और CD आपस में पैरेलल हैं और MN एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्यों ट्रांसवर्सल लाइन है? क्योंकि जो MN है वो AB और CD को काट रही है। दो पॉइंट पे आप देख रहे हैं, एक इस वाले पॉइंट पे काटा, एक इस वाले पॉइंट पे काटा। इसीलिए दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन इन दोनों पॉइंट्स पे काटती है तो वो जो लाइन है, लाइन वो इन दोनों लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन होगी। इसीलिए जो MN है वो AB और CD की ट्रांसवर्सल लाइन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, पक्की हो गई? कैसी हुई ना, बिल्कुल पक्का है। अब बात करते हैं ये एंगल्स क्या लिखे हैं भैया। करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इनको बारी बारी से समझते हैं, वाला ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे कितने एंगल्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे टोटल 8 एंगल हैं। तो हम इन 8 का नामकरण कर देते हैं, यानी कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे 1 दे दिया, एंगल 1। इसे मैंने एंगल 2 दे दिया, इसे मैंने एंगल 3 दे दिया और इसे मैंने एंगल 4 दे दिया। इसे मैंने एंगल 5 दे दिया, इसे मैंने एंगल 6 दे दिया, इसे मैंने एंगल 7 दे दिया और इसे मैंने एंगल 8 दे दिया। आप चाहे तो अपनी मर्जी से नाम को चेंज कर सकते हैं, 1 2 4 कहीं भी कर लीजिए, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको ये 8 एंगल्स रखने पड़ेंगे अगर आपको ये सब पांचों के पांचों निकालने हैं तो। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो एंगल 1 आपको दिख रहा है ना, वो एंगल 5 के इक्वल होगा, यानी कि जो एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 5 के। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के। और एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। तो एंगल जो 4 है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। जी हाँ, बड़ा अजीब लग रहा होगा, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर ये एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल कैसे है? जब भी आपको एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल करना हो, क्वेश्चन अभी मैं लगवाऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक है ना। तो जब भी आपको एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल रखना है तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू ही रखा जाएगा। यानी कि अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे कोई एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, यानी यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, ठीक है ना। तो यही दोनों आपस में बराबर होते हैं। और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है। अगर मैं बोल दूं कि ये 40 डिग्री का है एंगल 4, तो ये भी 40 डिग्री का होगा। क्यों 40 डिग्री का होगा? क्योंकि ये एंगल आपस में क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। इतनी बात तो हमें अच्छे से समझ में आ गई। एंड अब देखिए, ऐसे जैसे 1 5 के इक्वल था ना, ऐसे 2 किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। तो जो एंगल 2 है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। और देखिए, जो एंगल 3 है वो एंगल 7 के इक्वल होगा। जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा? एंगल
7 के इक्वल होगा। तो अगर एंगल 2 50 डिग्री का है तो एंगल 6 भी 50 डिग्री का होगा, और एंगल 3 अगर 100 डिग्री का है तो एंगल 7 भी 100 डिग्री का होगा। किस रीजन से? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये लागू कब होंगे? कि जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी और उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी। ट्रांसवर्सल का मतलब कि ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को दो पॉइंट पे कट करती है, तो वही ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए यहाँ पे हम अल्टरनेट को थोड़ा समझते हैं, इसको मैंने अपने ट्रिक से समझा है। सबसे पहले तो यहाँ पे वर्ड लिखा इंटीरियर, तो इंटीरियर पार्ट क्या है इसमें? जो 4 3 5 6 जो 4 एंगल है ना, 4 3 5 6, ये इंटीरियर एंगल होते हैं। और 1 2 8 7 1 2 8 7 ये एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है इंटीरियर एंगल की, तो यहाँ पे 4 3 5 6 ही इंटीरियर एंगल हैं। तो इस वाले में हम सिर्फ 4 3 5 6 को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, इसलिए समझना बात ध्यान से। और यहाँ पे अल्टरनेट की हो रही है, बोला अल्टरनेट, तो हम यहाँ पे अल्टरनेट को क्रॉस से डिफाइन करेंगे। तो जो 4 होगा वो 6 के इक्वल होगा। 4 किसके इक्वल होगा? जी हाँ, वो 6 के इक्वल होगा। तो एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ तो पहले बात इंटीरियर की बात हो रही है, तो हम 4 इंटीरियर एंगल्स ही दिख रहे हैं, तो हम 4 इंटीरियर एंगल्स ही खेलेंगे। और यहाँ पे अल्टरनेट की बात हो रही है, तो अल्टरनेट का मतलब होगा क्रॉस, यानी कि क्रॉस करिए इसका। तो 4 किसके इक्वल हुआ? 6 के, और 3 किसके इक्वल होगा? 5 के। तो एंड जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के इक्वल होगा। इतनी बात सब समझ में आ गई ना। अगर 4 जो है वो 10 डिग्री का है तो 6 भी 10 डिग्री का होगा, और एंगल 3 अगर 40 डिग्री का है तो 5 भी 40 डिग्री का होगा। किस रीजन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के रीजन से। ठीक है ना। अब बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे क्या वर्ड है? एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर का मतलब हो गया कि बाहर के एंगल। तो 1 2 7 8 ये 4 एंगल ऐसे हैं जो एक्सटीरियर यानी कि बाहर है। और अल्टरनेट का मतलब हमने अभी समझा क्रॉस। तो 1 किससे क्रॉस करेगा? 7 से क्रॉस करेगा। तो 1 जो होगा किसके इक्वल होगा? 7 के इक्वल होगा। एंड 2 किसके इक्वल होगा? 8 के इक्वल होगा। जो 2 है वो 8 के इक्वल होगा। आई बात समझ में कि नहीं? जो 1 है वो 7 के इक्वल होगा, और जो 2 है वो 8 के इक्वल होगा। यही होता है अल्टरनेट इंटीरियर। अगर मैं बोल दूँ 1 है वो 30 डिग्री का है तो 7 भी 30 डिग्री का होगा। 2 जो है वो 40 डिग्री का है तो 8 भी 40 डिग्री का होगा अल्टरनेट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्सप्लेन किया। क्या होता है कि अगर दो लाइनें इस तरीके से काटती हैं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे, यानी इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे, तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होता है, और ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होता है। यही होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम इसमें भी वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाने वाले हैं। देखिए, तो देखिए ये लाइन इसको यहाँ पे काट रही है कि नहीं? भाई ध्यान से देखिए, ये वाली जो लाइन है वो इसको इस वाले पॉइंट पे काट रही है, तो इसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो जो 1 होगा वो 3 के इक्वल होगा, जो 1 होगा वो 3 के इक्वल होगा, और जो 2 होगा वो 4 के इक्वल होगा, और जो 2 है वो किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा। 1 3 के इक्वल होगा और 2 4 के इक्वल होगा। अगर 1 की वैल्यू जो भी होगी वही इसकी वैल्यू होगी, और जो एंगल 2 की वैल्यू होगी वही एंगल 4 की वैल्यू होगी। अब देखिए ये वाली भी तो लाइन यहाँ पे कट कर रही है भाई इस पॉइंट पे, समझ रहे हो ना? ये वाली जो लाइन है ऐसे वो इस वाले पॉइंट पे कट कर रही है, तो यहाँ भी वर्टिकली अपोजिट की प्रॉपर्टी लगेगी। तो एंगल जो 5 होगा वो एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल होगा, और एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल होगा। एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल होगा। समझिए बात ध्यान से। एंगल 5 की जो वैल्यू होगी वही एंगल 7 की वैल्यू होगी, और एंगल 6 की जो वैल्यू होगी वही एंगल 8 की वैल्यू होगी। तो यही होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, कि अगर दो लाइनें इस तरीके से क्रॉस करें तो उनके बीच जो 4 एंगल बनते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, उनको अपोजिटली इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको क्वेश्चंस में लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। उसमें आपको दे रखा होगा कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, आप ये एंगल इसके इक्वल करिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट से इक्वल है, ये करस्पॉन्डिंग से इक्वल। इस तरीके से समझ रहे हो ना बात? अब बात करते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे वर्ड क्या है? इंटीरियर। तो हम इंटीरियर को देखेंगे, यानी कि 3 4 6 5 ये 4 ही इंटीरियर एंगल हैं। अब ये क्या होता है समझिए। तो जो एंगल 4 और एंगल 5 है, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। जी हाँ बिल्कुल, इसे याद करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है।
ये आपको मुसीबत से बचा लेगा, ठीक है ना। इसको पक्का करिए कि जो एंगल यहाँ पे है वो एंगल यहाँ पे नहीं हो सकता। एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों का जो एंगल यहाँ पे दे रखे हो उनका जो सम हो यानी इनको ऐड करोगे तो 180 ही आएगा। ऐसे एंगल 3 एंगल 6 का जो सम करोगे, एंगल 3 प्लस एंगल 6 का जो इनका सम करोगे वो भी 180 ही आएगा। तो यही होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ये आपस में बराबर कभी नहीं होते हैं, यानी कि एंगल 4 की जो वैल्यू है वो एंगल 5 की कभी भी बराबर नहीं होगी। इन दोनों का सम जो है हमेशा 180 होगा और एंगल 3 एंगल 6 का भी जो सम है वो हमेशा 180 होगा। तो यही होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, यानी कि 1 जो है वो बाहर है, 5 जो है वो अंदर है, जो 1 है वो 5 के इक्वल है, 1 है वो 5 के इक्वल है। ऐसे 4 8 के इक्वल है, 4 अंदर है और 8 बाहर है, यानी 8 एक्सटीरियर में है तो 4 8 के इक्वल है। इधर भी ऐसे चेक करो, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, यानी जो 2 है वो 6 के इक्वल है और जो 3 है वो 7 के इक्वल है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। ये होते हैं करस्पॉन्डिंग। अल्टरनेट इंटीरियर है ना, तो इंटीरियर की बात करेंगे। अल्टरनेट का मतलब क्रॉस, 4 6 के इक्वल और 3 5 के इक्वल। अल्टरनेट एक्सटीरियर है तो हम एक्सटीरियर की बात करेंगे। अल्टरनेट का मतलब क्रॉस, ये समझिए ट्रिक है ये। 1 जो है वो 7 के इक्वल क्रॉस करिए और 2 है वो 8 के इक्वल क्रॉस करिए, ठीक है ना। वर्टिकल अपोजिट का मतलब जहाँ पे दो लाइनें इंटरसेक्ट करिए, दो लाइनें जिस पॉइंट पे काटती हैं वहाँ पे जो 4 एंगल बनते हैं वो अपोजिटली इक्वल होते हैं। यानी ये लाइन इसको काट रही है तो 1 किस 3 के इक्वल, ठीक है ना, 2 4 के इक्वल, ये ठीक। ऐसे ये भी काट रही है तो 6 8 के इक्वल, 6 8 के इक्वल और 5 7 के इक्वल, 5 7 के इक्वल, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर। तो यहाँ पे इंटीरियर वर्ड आ गया तो हमको सिर्फ इंटीरियर देखने हैं, अब एक्सटीरियर से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो देखिए 4 और 5 जो पास वाले एक जैसे जो है एक ही लाइन में है, इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। और 3 और 6 इनको ऐड करेंगे, जब भी यहाँ पे एंगल लिखा होगा फिर क्वेश्चन पेपर में इसे ऐड करेंगे तो वहाँ भी उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यही होते हैं सारे एंगल्स, ये होता है ट्रांसवर्सल, ये होता है पैरेलल्स। अब अपने क्वेश्चन हम करवाते हैं, तो आपका और भी पक्का करने के लिए क्वेश्चन हम रेडी करके रखे हुए करवाता हूँ, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल। हमको क्या करना है कि इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से है, और मैंने अभी आपको बताया था कि 2 एंगल का सम, सिर्फ 2 एंगल, ना 3 ना 4 ना 1 ना कुछ, सिर्फ 2 एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे जब भी कॉम्प्लीमेंट एंगल हमको निकालने को आ जाए तो जो भी एंगल हमको दे रखा है उसका बस 90 से माइनस कर दो। तो हमने क्या कर दिया, इस 20 का 90 से माइनस कर दिया, कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही 90 डिग्री होता है कि 2 एंगल का सम 90 डिग्री। तो हमने क्या कर दिया, इस वाले को 90 से माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया कितना, 70 डिग्री। कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। अब आप इन दोनों को ऐड करके देखो, 90 आना चाहिए। तो 20 प्लस 70 कितना है, 90। तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ये वेरीफाई करने का तरीका है कि जो एंगल यहाँ पे दे रखा हो, जो एंगल आपका निकल के आया है 90 में से माइनस करके, उन दोनों को ऐड करिए, 90 आना चाहिए। तो 70 और 20 को ऐड करेंगे तो हमारा 90 आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी तरीके का, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया 63, क्या ले लिया, 63 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से 63 को माइनस कर देंगे फटाफट से। तो जैसे मैंने यहाँ पे 63 को माइनस किया तो कितना आ गया, 27 डिग्री, ठीक है ना। तो अब देखिए इन दोनों को ऐड करके देखिए 90 डिग्री ही आएगा। तो इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है, तो हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्वेश्चन में निकालने को आए तो जो भी एंगल दे रखा हो उसको 90 से माइनस कर दीजिए और इन दोनों को ऐड करके देखिए 90 डिग्री आ रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल है राइट। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। जो AB और जो CD है वो O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि O पर काट रहे हैं, ठीक है ना। हमने काट दिया, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। और आपसे कह रहा है कि फाइंड x। हमको जो x इसमें दे रखा है ना, ये x और ये x, हमको ये फाइंड करना है, यानी कि इस x की वैल्यू निकालनी है। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला जो एंगल वो इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है अगर 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तब। तो देखिए ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 5x + 20 इज इक्वल टू 3x + 40। बताइए ये वाला एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। BOA का मतलब होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि ये दोनों क्यों इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल के रीजन से इक्वल है। अब हमको x की वैल्यू को निकालनी है, यानी कि x को अकेला करना है।
तो देखिए सिंपल इक्वेशन बन चुकी है हमारी। तो सिंपल इक्वेशन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स वालों को एक साथ ले लो, तो जो हमारा 5x है वो ऐसे ही लिखा हुआ है। अब 3x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बताइए कि नहीं हो जाएगा। ये भाई ये प्लस का है, ये किसका है, ये प्लस का है, प्लस वाला उधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, इक्वल टू इधर है 40 हमारा देखिए लिखा हुआ है प्लस का 40, और फिर प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा कि नहीं। जब भी कोई नंबर या कोई वेरिएबल इक्वल टू के इधर उधर जाता है तो अपने साइन को चेंज करता है। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, और ये प्लस था इधर आ गया, क्या हो गया, माइनस हो गया। याद रखिएगा इक्वल टू के इधर उधर जाने पे ऐसा होगा, ठीक है ना, अपने साइन को चेंज करेगा। हमको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमने एक्स वाले एक साथ ले लिए और नंबर वाले एक साथ ले लिए। यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा माइनस, यहाँ पे लिखा 3, तो 5 में से 3 माइनस करो कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो हमने यहाँ भी एक्स लगा दिया, ठीक है। बस 5 में से 3 को माइनस किया, 2 बचा है। 40 में से 20 को माइनस किया तो 20 बचेगा। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x को अकेला करना पड़ेगा। जो 2 मल्टीप्लाई मिलेगा वो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। नहीं, ऊपर से चीज़ नीचे आ गई, सीधी सी बात है, ऊपर से कहाँ आ गई, नीचे आ गई, यानी कि ऊपर वाली चीज़ नीचे आती है, यानी मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 आ गई। तो बस यही इसका आंसर है। हमको x की वैल्यू निकलवा रहा था, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से x की वैल्यू 10 आ गई है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखिए थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। जो AB और CD हैं वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काट रहे हैं। तो देखिए AB और CD जो है वो देखिए O पे काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं, हाँ बिल्कुल काट रहे हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है कि फाइंड एक्स वाई जेड, जो ये एक्स है, जो ये वाई है, जो ये जेड है, हमको फाइंड करना है, यानी कि एक्स वाई जेड की हमको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जो मैंने अभी तक आपको बेसिक सारा पढ़ाया समझाया उसी से लगेगा ये। अगर आपने वीडियो स्किप करी होगी तो अब क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको समझने में। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि देखिए ये एक लाइन जा रही है ऐसे करके, इस तरीके से जा रही, ये ए बी जा रही कि नहीं जा रही, सही है। और ऊपर से देखिए ये जो ओ सी है ये ओ है, और ये देखिए सी इस तरीके से जा रही है कि नहीं। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 70 बन रहा है, और यहाँ पे जो ये बन रहा है वो एक्स बन रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए लीनियर पेयर एंगल है कि नहीं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या होता है लीनियर पेयर एंगल। इस तरीके का होता है कि यहाँ पे एंगल होता है कुछ, यहाँ पे एंगल होता है, यहाँ पे जो एंगल है 1 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे मैं 10 लाइनें ऐसे खींच दूँ तो उन सब एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है। तो यही होती है लीनियर पेयर एंगल। तो एक लाइन है उस पर कोई ओ सी रे स्टैंड कर रही है, तो 70 और जो एक्स होगा, जो 70 और एक्स होगा उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। समझे कि नहीं, कि इस तरीके की अगर लाइन है और इस तरीके के ऊपर कोई लाइन अगर है, मतलब रे है अगर कोई, तो इन दोनों का जो सम होगा, इसका और इसका सम, वो हमेशा 70 होगा। किस रीजन से होगा, लीनियर पेयर एंगल, LPA इसको लिखा जाता है। हमेशा आपको रीजन लिखना पड़ेगा अपने क्वेश्चन में। जब भी आप लिखोगे क्वेश्चन लगाओगे तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में कि आप किस रीजन से इनको मतलब कि निकाल रहे हो आप एक्स की वैल्यू। तो हम किस रीजन से निकालना है, हम निकालना है LP यानी कि लीनियर पेयर एंगल से निकालना है। आपको समझ में आ गया ना, लीनियर पेयर एंगल लगाए भाई इसमें, अच्छे से समझ लीजिए बढ़िया करके। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते तो एक्स को अकेला कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 180। देखिए वैसे का वैसे लिखा हुआ है। जो 70 है वो प्लस का है, 70 किसका है, प्लस का, वो इधर इक्वल टू हो जाएगा, तो माइनस का 70 हो जाएगा कि नहीं, सही है। अब 180 में से आप 70 को माइनस करेंगे तो आपको 110 यानी कि 110 मिलेगा। तो x की वैल्यू हमारी निकल आई 110, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इस x के प्लेस पे हम 110 तो रख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, x की वैल्यू 110 आ गई है। अब देखिए जो x होगा वो z के इक्वल होगा कि नहीं, आप बताइए। x जो होगा वो z के इक्वल होगा कि नहीं होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल कि अगर दो लाइनें आपस में क्रॉस करती हैं तो उसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल होता है। तो x जो है वो z के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर x जो है वो 110 डिग्री का है तो z भी कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब हमारा x भी आ गया, z भी आ गया, x भी आ गया, z भी आ गया, बचा बाई। बाई देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए लाइन आपस में क्रॉस कर रही है तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा कि नहीं, यानी कि जो y है वो भी तो 70 के इक्वल होगा। ये भी हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल के रीजन से आ गया 70 डिग्री। आई बात समझ में। जो x है वो z के इक्वल होता है और जो ये वाला है ये y है वो 70 के इक्वल होगा, यानी कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बात मैंने अभी आपको बताई है, ये LPA से हुआ है, लीनियर पेयर एंगल। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी खत्म, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो ये फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD। जो AB है वो CD के पैरेलल है, यानी कि AB
और CD की जो बीच की डिस्टेंस है वो बराबर होती है। भाई पैरेलल का मतलब तो यही होता है ना, अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो उनकी जो बीच का गैप है वो बराबर होता है, तभी तो पैरेलल होंगी ना। जैसे ट्रेन की पटरी यानी कि रेल ट्रैक जो होता है जो आपस में हमेशा पैरेलल होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि L इज अ ट्रांसवर्सल, जो L है ये वो एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। अभी अब आपको मैंने ट्रांसवर्सल की पूरी कंडीशन बताई कि एक जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है वो दो पैरेलल लाइंस को दो पॉइंट पे कट करती है, इसे बिल्कुल याद रख लेना। तो वही लाइन होती है ट्रांसवर्सल। जो L है वो AB और CD की ट्रांसवर्सल लाइन है। आप बाद में आपसे कह रहा है फाइंड x और y, हमको ये x और y फाइंड करने हैं, यानी कि x और y की हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब देखिए x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से जरा देखिए। हमें पता है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है और जो L है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। जो x होगा वो 130 के इक्वल होगा कि नहीं बताइए, x इज इक्वल टू 130 डिग्री। देखिए x की वैल्यू हमारी निकल आई 130 डिग्री। अब आप पूछिए कैसे, आप दिमाग लगाइए कि x 130 के इक्वल कैसे हुआ, लगाइए दिमाग भाई कि x 130 के इक्वल कैसे हुआ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब अभी बताया था, मैंने सिखाया था कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो यहाँ पे जो एंगल था वो इसके इक्वल था कि नहीं था, यहाँ पे जो था वो इसके इक्वल था और यहाँ पे जो था यहाँ पे वो इसके इक्वल था, यानी ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल CA, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल। आपने अगर नोटिस करा हो या आपने नोटिस ना करा हो तो आप वीडियो को बैक करके देखिए कि यहाँ पे जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है, याद रखिएगा। तो जो x है वो भी कितना होगा 130 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है ना। अब देखिए अब हमको y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं। अगर दो लाइनें आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। तो देखिए ये लाइन इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी कि जो y होगा वो भी हमारा 130 डिग्री ही होगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस यही आपका आंसर है। आपको बस क्वेश्चन में यही कैच करना था कि कहाँ पे लगा है करस्पॉन्डिंग एंगल और कहाँ पे लगा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आपने वीडियो स्किप करी तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू QR, जो ये AB है वो इस QR के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब हो गया कि इनकी जो बीच का गैप है वो बराबर है, यानी जैसे रेल ट्रैक यानी ट्रेन की पटरियां आपस में पैरेलल होती हैं, ऐसे AB QR के पैरेलल है। ठीक है भाई पैरेलल है। आपसे कह रहा है कि फाइंड x एंड y, यानी कि x और y को फाइंड करो, यानी इन दोनों की वैल्यू हमको निकालनी है कि क्या वैल्यू होंगी। तो हमको वही अपना ट्रांसवर्सल वाला रूल निकालना है। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि जो AB है वो QR के पैरेलल है, यानी कि AB जो है, ये समझना बात ध्यान से, AB है वो इस QR के क्या है पैरेलल है। ठीक है, बना लिया। और ये देखिए यहाँ पे जो PQ है, क्या है, ये PQ लाइन जा रही है इस तरीके से, ये PQ ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके तो जा रही है, ये P है कि नहीं, समझ रहे हैं बात। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 50 बन रहा है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वो कितना बन रहा है x बन रहा है कि नहीं। ध्यान से देखिए, एक ये वाला जो एंगल है वो इस ट्रांसवर्सल पे है और दूसरा वाला इस पैरेलल पे। ऐसे यहाँ पे जो टच हो रहा है वो इस पैरेलल वाले पे टच हो रहा है, इस वाले पे ये जो टच हो रहा है वो इस ट्रांसवर्सल पे टच हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, जो AB है वो QR के पैरेलल है और जो PQ है वो ट्रांसवर्सल है, यानी कि AB इज पैरेलल टू QR एंड AB is and PQ is a transversal ओके, ट्रांसवर्सल। अगर देखिए समझ रहे बात कि नहीं, कि AB जो है वो QR के पैरेलल है और PQ ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं। आप बताइए कि जो एंगल X होगा वो 50 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। मुझे बस इतना बताइए कि जो X है वो 50 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। आप बताइए क्यों इक्वल होगा। ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी मैंने आपको चिल्ला के ये बात बताई कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। अल्टरनेट इंटीरियर ये एंगल होता है कि अगर कोई लाइन किसी के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पे इंटीरियर की बात हो रही है। किसकी बात है, इंटीरियर। तो ये 4 ही एंगल ऐसे होते हैं जो इंटीरियर होते हैं, बाकी सारे एक्सटीरियर होते हैं। तो ये वाला जो एंगल होता है वो इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो देखिए इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल वाली कंडीशन लगी है। देखिए ये एंगल इसके इक्वल, तो सॉरी ये एंगल इसके इक्वल वाली कंडीशन लगी है। तो ये एंगल फॉर एग्जांपल 50 है,
50 और ये एंगल हमारा x है। तो जो 50 है वो देखिए x के इक्वल हो गया। इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। आपको क्वेश्चन में पहचानना पड़ेगा कि कौन सी ट्रांसवर्सल हमें लेनी है। हमको क्या करना था, इन दोनों को पैरेलल तो हमारी है, हमें ये वाली ट्रांसवर्सल लेके चलनी पड़ी थी। तो x जो है वो 50 के इक्वल आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। अब देखिए आगे क्या करना है, हमको x की वैल्यू तो मिल चुकी है। अब हमारी टारगेट है बाई कैसे निकालेंगे फिर अब जरा इस चीज़ को यहाँ से समझिएगा ध्यान से कि हमें ये बात तो अच्छे से पता है कि जो ए बी है वो क्यू आर के पैरेलल है। जो ए बी है, ठीक है ना, ए बी है जो वो इस क्यू आर के क्या है, पैरेलल है। अब देखिए हम ये वाला ट्रांसवर्सल ले रहे हैं पी आर, क्या ले रहे हैं ट्रांसवर्सल पी आर। ये फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमारा पी है, क्या पॉइंट है पी, और ये हमारा ये आर है, ठीक है ना। ये पी आर हमारा ट्रांसवर्सल है। तो ध्यान से देखिएगा जरा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 127। क्या बन रहा है, 127 बन रहा है। समझिए बात ध्यान से। देखिए एक लाइन ये जो है वो पैरेलल पे है इसका एक एंगल, और दूसरा जो ये एंगल है ये कोना दूसरा ट्रांसवर्सल पे है। एक कोना हमारा पैरेलल पे है और दूसरा वाला कोना जो है वो ट्रांसवर्सल पे, तो हमारा बिल्कुल सही है। अब ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो सकता है। अगर ये हमको ये एंगल मिल जाए तो ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताइए। इसकी तरीके से ये अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल होगा तो ये एंगल क्या होगा, वो देखिए ये पूरा होगा ये, यानी कि 50 प्लस वाई। अब आप चौंक गए होंगे कि अरे ये कैसे हो गया, आपको तो 50 दिख रहा होगा। नहीं भाई, आप ध्यान से देखिए कि पैरेलल कौन सी लाइन है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो इसका एक कोना होना चाहिए पैरेलल पे, दूसरा होना चाहिए ट्रांसवर्सल पे। आप ये नहीं लगा सकते भाई, यहाँ से यहाँ तक नहीं लगा सकते, क्योंकि ये थोड़ी ना ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो एक होगा हमारा ट्रांसवर्सल पे, दूसरा होगा पैरेलल पे। तो ये पूरा बनेगा, यानी 50 प्लस 22 ये पूरा बनेगा। जो 117 ये है, जो 50 प्लस वाई है वो किसके इक्वल होगा, 127 के। जो 50 प्लस वाई है वो 127 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई बात समझ में, ये वाला पूरा पार्ट इसके इक्वल होगा। कि ध्यान से देखिए कि एक पार्ट, एक जो इसका कोना है, एंगल का जो एक कोना है वो पैरेलल पे होना चाहिए और दूसरा कोना ट्रांसवर्सल पे होना चाहिए। तो वाई की वैल्यू निकालनी, तो वाई को अकेला कर देंगे। तो वाई को कैसे अकेला करेंगे, तो देखिए जो 50 है वो उधर आ जाएगा, माइनस का 50 हो गया। तो देखिए वाई अकेला हो गया, 50 लगा था ना, उधर ले आए, माइनस का हो गया 50 डिग्री। अब देखिए इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5 6 7 8, हाँ यही बचेगा ना, 7 बचेगा 7। तो आ गया हमारा 77 डिग्री। तो y की वैल्यू भी हमारी आ गई। तो x की वैल्यू आ गई 50 और y की वैल्यू आ गई हमारी 70 डिग्री। तो हमारा 5th क्वेश्चन भी खत्म। तो हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म। अब हमने इसमें सब कुछ पढ़ लिया, कुछ भी नहीं बचा है। एक एक चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी, इससे रिलेटेड अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आया हो तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, ठीक है ना। बहुत बड़ी वीडियो है, मुझे पता है बड़ी होनी थी, क्योंकि मैं हर एक चीज़ कवर करिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़। अब आपका लाइन्स एंड एंगल में कुछ नहीं बचा, सब मैंने फिनिश कर दिया। ओके, अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड लोगों में शेयर करना। अगर मुझसे कोई मिस्टेक या मुझसे कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हाँ यार, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।